गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है उसमें ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले हम सभी लोगों ने आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो आयोग थे, पदाधिकारी थे, उनको हम लोगों ने देखा। और आज इस 21वें लेक्चर में संसदीय समितियां और जो सर्वोच्च न्यायालय, तो संसदीय समितियां और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें एक बार आप जरूर देखें। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलते हैं। लाइक जो चाहे आर हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या लेखपाल हो, या यूपीपी हो। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके मित्र जो है तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका दोस्तों राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, 1991। क्योंकि चारों विकल्प पढ़ने में समय लगेगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद कॉन्फिडेंस करके आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1991 में हुई। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी है, संसद की नियम समिति। संसद की एक समिति बनी थी जिसका नाम था नियम समिति। इसी समिति के सिफारिश पर संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, 17 समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया। और अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो संसद की दोस्तों जो है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है के अकॉर्डिंग एक तो अस्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। इस हिसाब से 4 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी विकल्प, उपयुक्त दोनों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति आपको बताना है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, यानी प्राक्कलन समिति होती ही, लोक लेखा समिति होती ही और नियम समिति होती ही। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं और 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है, ये आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, परवर जो समिति है वह एक तदर्थ समिति है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो वो दोस्तों है प्राक्कलन समिति, यानी 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, प्राक्कलन समिति। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में आपको बताना है कितने जो है सदस्य होते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों सी विकल्प है, 30 सदस्य जो है प्राक्कलन समिति में होते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है, ये आपको बताना है। तो जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन यानी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये दोस्तों लोकसभा के सदन की समिति होती है। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प होगा। और फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ये आपको बताना है। संसदीय समिति पूछ रहा है तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो प्राक्कलन समिति है, क्योंकि इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। और ये भी पीछे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का क्या कार्य होता है, आपको कार्य बताना है। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों एक तो कार्य जो प्राक्कलन समिति का होता है वह
देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और दूसरा कार्य है संसद में प्राक्कलन के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है, वह डी विकल्प है, बी और सी दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, वह कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, वो सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं, यानी 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में और 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इस हिसाब से 12 नंबर का भी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह समिति कौन-सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है और वो दोस्तों है आपके जो है प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं, वो 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं। एसएससी 2002 और 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह संसद की वह अस्थायी समिति कौन-सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें भी वही ऑप्शन होगा आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में आपको बताना है कि कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 7 22 हो गया और ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 16 नंबर कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने-कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों सी विकल्प है, यानी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं, वह कौन होते हैं? 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ए विकल्प है, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। यानी लोक लेखा समिति में जो भी 22 सदस्य होते हैं, वो संसद के दोनों सदन लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति में आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन-सा सही है? तो 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, इसलिए 18 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसदीय समिति में निम्न में से कौन-सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाली कुत्ते का कार्य करती है? ये आपको बताना है और 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका सी विकल्प है, लोक लेखा समिति। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वह दोस्तों 7 होते हैं। राइट ऑप्शन 20 का ए होगा 7। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों बी विकल्प है, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य की नियुक्त किया जाता है? यानी विरोधी दल का मतलब विपक्ष का जो नेता होता है, उसके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। कौन सी ऐसी समिति है, आपको बताना है। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ये विकल्प है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो समिति का जो अध्यक्ष का पद होता है, वो विपक्ष का नेता होता है, यानी विरोधी दल के सदस्य को नियुक्त किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन-सी ऐसी समिति है जिसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपको बताना है और 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, लोक लेखा समिति। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन-सा है, जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? वो दोस्तों है लोक लेखा समिति। राइट ऑप्शन 24 का ए विकल्प है, लोक लेखा समिति। 25 नंबर कह रहा है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों, प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो ये भी इसमें भी 25 नंबर में भी राइट ऑप्शन आपका डी है, लोक लेखा समिति। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो विषयगत समिति, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, यानी ये सभी जो समितियां हैं, ये विषयगत समिति से संबंधित है। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर के और 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इस हिसाब से 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह बी विकल्प होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? कौन सी ऐसी समिति है जिसमें किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है? तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों डी विकल्प है। यानी एक तो प्राक्कलन समिति में भी, लोक लेखा समिति में भी और सरकारी उपक्रम समिति में भी इसमें कोई भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों सी विकल्प है, नियम समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं कि विधेयकों पर परवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ये आपको बताना है। 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों डी विकल्प है, कोई निश्चित नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जात जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य क्रमशः कितने होते हैं? यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित जो समिति बनाई गई है, उसमें आपको बताना है। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों बी विकल्प है, 20 और 10। यानी लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कि संसद के समितियों के जो सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में राइट ऑप्शन आपका डी है। यानी संसद के समितियों के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय समितियों के गठन का जो उद्देश्य है, वो आपको बताना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों देखिए, संसदीय समिति के जो गठन का उद्देश्य है, वो विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, और दूसरा कह रहा है कि तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, ये भी सही है। और संसद के सदनों द्वारा विचार करने की पूर्व विधेयकों का परीक्षण करना, ये भी सही है। यानी इस हिसाब से 33 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में दोस्तों 45 सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, 45। और 34 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर, कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी टोटल तो 45 होती है। अब आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, कुल मिलाकर के 45 सदस्य होते हैं। तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 36 नंबर कह रहा है कि कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? यानी 17 संसदीय समितियां बनाई गई हैं, जिसमें से लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, वो कितनी समितियों के सदस्य होते हैं? तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह सी विकल्प है, 11। 11 समितियों के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि संयुक्त पर्वत समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपको बताना है, और 37 नंबर का राइट ऑप्शन है सी, यानी संयुक्त पर्वत समिति में टोटल 45 सदस्य होते हैं, जो कि 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त पर्वत समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ये आपको बताना है। तो 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ए विकल्प है, 30 और 15, 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। 39 नंबर कह रहा है कि कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति जो है, ये समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। और नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? ये आपको बताना है। तो लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट होती है, वह लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। बीपीएससी 11 और झारखंड पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, वो आपका कोर्ट पे आधारित है।
जो कि सूची फर्स्ट संसदीय समिति दिया हुआ है और सूची सेकंड कार दिया हुआ। अब आपको मैच करना है कि इससे कौन-सा सही है। तो देखिए, जो परवर समिति है, तो परवर समिति का जो कार्य होता है, वह वित्त की समीक्षा करना और परिवर्तन का सुझाव देना, ये इसका कार्य होता है। तो ए का 2 सही है, ए का 2 किसमें सही है? डी वाले विकल्प में सही है। और दूसरा लोक लेखा समिति, तो ए, बी, सी तो वैसे एलिमिनेट हो गए। तो इस हिसाब से ना आपका राइट ऑप्शन अगर एक भी सही है तो आपका सही हो जाएगा। और लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है, वह होता है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करना। और प्राक्कलन समिति का कार्य होता है बजट में विभागीय व्यय की जाँच करना। इस हिसाब से 2, 3, 1 यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है 41 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये झारखंड छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, लोकसभा अध्यक्ष को। 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ये आपको बताना है। 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर 44 नंबर कह रहा है कि प्राक्कलन जो समिति है के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, वह केवल लोकसभा से चुने हुए सदस्य होते हैं। एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर कह रहा है कि भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ये आपको बताना है। 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, प्राक्कलन समिति। ये भी एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ये आपको बताना है। तो एक तो दिया है लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। तो ये तीनों हैं। तो इस हिसाब से ना 1, 2, 3 यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। और ये एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहे 46 क्वेश्चन आपके संसदीय समिति से। और हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं और किस-किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। तो उससे संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। और ये आपका दोस्तों चल रहा है जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वन लाइनर एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव आपका लोसेंट का है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस समय कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये आपको बताना है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है, वो आपका डी विकल्प है, यानी भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ये आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के व्याख्याकार और जो संरक्षक हैं, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो वो दोस्तों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड का सी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ये आपको बताना है कि कौन है। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह डी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये जो 4 नंबर है, इसका राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो सी विकल्प है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो और न्यायाधीश बनाए गए हैं, वह दोस्तों 7 हैं। तो ये राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा,
7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया है 30। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो दोस्तों होती है संसद के पास। राइट ऑप्शन आपका 8 का होगा सी विकल्प, संसद। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन-सी अर्हता होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन-सी अर्हता होनी चाहिए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है, तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह डी विकल्प है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ये डी विकल्प है, वह एक पारंपरिक विधवेयता हो, ये भी गलत है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, और अगला कह रहा है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तो उपयुक्त में से कोई भी। यानी ये 3 जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की अर्हता रखता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, राष्ट्रपति। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर 11 नंबर कह रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो नियुक्ति है, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 12 नंबर कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका सी विकल्प है। दोस्तों, ये जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। ये मत देखिए कि हाँ रिपीटेड है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो निश्चित ही अगर यहाँ से क्वेश्चन आएँगे तो गलत नहीं होंगे, क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन जिस टाइप से बन सकते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ, महत्वपूर्ण भाग के साथ, तो आप कवर कर ले जाएँगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो वो दोस्तों करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 14 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति ये किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये आपको बताना है। 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, फ्रांस। फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है, वो क्या है? ये आपको बताना है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, इनमें से सभी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में भी है, और उच्च न्यायालय में भी है, और जनपद एवं सत्र न्यायालयों में भी है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम यानी गणपूर्ति पूरा ना हो। तो राइट ऑप्शन आपका 16 का डी विकल्प होगा। ये भी यूपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। 17 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इनकी नियुक्ति जो है, आपको बताना है कि कौन कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होती है। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ये बताना है। तो कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो बी विकल्प है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, यानी कितने वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर आसीन रहते हैं? ये आपको बताना है। 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों ए विकल्प है, 65 वर्ष की आयु तक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये आपको बताना है। 4 विकल्प में जो आपका राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों ए विकल्प है, 65 वर्ष। ये भी एसएससी 2000,
2001, 2002, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। 21 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। यानी 56 वर्ष दिया है, 60 वर्ष दिया है और 58 वर्ष दिया है, जबकि 65 वर्ष तक वो आसीन रहता है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। और ये आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणिक आधारों पर हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। और 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, यानी कदाचार या असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। उपयुक्त दोनों विकल्प सही हैं, तो राइट ऑप्शन 22 का सी होगा। 23 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के प्रामाणिकता के आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, यानी पारित करके हटा सकती है, तो ये आपको बताना है। और 23 नंबर का जो आपका राइट ऑप्शन है वह दोस्तों जो है सी विकल्प है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प है। 24 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? ये आपको बताना है। और 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आदेश जारी करता है। और 25 नंबर क्वेश्चन का है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो ये आपको बताना है। 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ये आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको प्रतिमाह 2,50,000 का वेतन मिलता है, यानी राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प होगा। और हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तब उनके काम कौन करेगा? ये आपको बताना है। 28 नंबर में 4 विकल्प में आपको दोस्तों राइट विकल्प चुनना है और राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये भी आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के मुख्य न्यायाधीश किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? यानी भारत का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो 29 नंबर का जो है राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये यूपीपीएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये यूपीपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। 31 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? ये आपको बताना है। और 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, संसद। संसद के पास ही ये अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सके या घटा सके। 32 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। और 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, अंग्रेजी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ये आपको बताना है। 33 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। 34 नंबर कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका है, आपको बताना है कि 34 नंबर में राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये भी आरआरबी जो है 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 35 नंबर कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वह क्या है? तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, एकीकृत है, राइट ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 36 नंबर में कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 36 नंबर का आपका राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, भारत के उच्चतम न्यायालय में।
यानी यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न होता है, तो ये सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला जाएगा। एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 37 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का जो अधिकार है, वो उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन-सा अधिकार है, ये आपको बताना है। तो 37 नंबर का ए ऑप्शन है, आपका मौलिक अधिकार है, यानी उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है। और 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 38 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो 38 नंबर का राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 39 नंबर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन बताना है और राइट ऑप्शन दोस्तों सी विकल्प है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। 40 नंबर कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो भी उच्चतम न्यायालय को ही है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। और 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, 41 का ए। 42 नंबर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का जो क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, यानी सी विकल्प इसका सही है। 42 का ए भी एसएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 43 नंबर कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। 4 विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन दोस्तों आपका डी विकल्प है, किसी भी राज्य की कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। 43 नंबर के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। क्या अधिकार प्राप्त हैं आपको बताना है। तो 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। 44 नंबर का ए राइट ऑप्शन है। और फिर हम लोग चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वह 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, भारत और यूएसए में। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है और यूएसए में है। ये भी यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 46 नंबर कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और वो आपको बताना है। तो 46 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता, यानी कौन से ऐसे मामले हैं जिसे उच्च न्यायालय में डायरेक्ट दाखिल नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। और 47 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद होता है तो। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी दोनों जगह दायर की जा सकती है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 48 नंबर का सी विकल्प होगा, उपयुक्त दोनों। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो 49 नंबर में आपको राइट ऑप्शन बताना है और 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो राष्ट्रपति से सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, यानी जारी नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। और 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा जो है जारी नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, आपको ये बताना है कि परमादेश किसे जारी किया जाता है।
तो 4 विकल्प में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों आपका सी विकल्प है, अधिकार पृष्ठा रिट। अधिकार पृष्ठा रिट को जो है प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ का पद परिभाषित होता है, हुआ है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन दोस्तों बी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यानी लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये आपको बताना है। 54 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर आगे हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर देखिए यूपीपीसी 2001-2004 में क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों 55 नंबर का राइट ऑप्शन है आपका डी विकल्प, अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। राइट ऑप्शन आपका 55 का डी विकल्प है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो किसके तहत आती है? 56 में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। और ये IAS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। क्या परामर्श देता है? 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों बी विकल्प है, तभी परामर्श देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। और ये IAS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो 58 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बताना है और इसका राइट ऑप्शन सी विकल्प है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये भी IAS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था दोस्तों केशवानंद भारती के इस मामले में। और ये 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। ये यूपीपी से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 60 नंबर कह रहा है किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? ये किस मामले में कहा गया था? तो ये दोस्तों केशवानंद भारती वाद मामले में कहा गया था। तो इस हिसाब से 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। ये भी IAS 1985 में क्वेश्चन पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन लाइनर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो 61 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ए विकल्प है, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 62 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? यानी सबसे लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कौन आसीन रहे? तो ये 62 नंबर का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, YV चंद्रचूड़। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? तो वो रहे कमल नारायण सिंह। राइट ऑप्शन आपका 63 नंबर का सी विकल्प है। और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो वो आपको बताना है कौन थे। तो 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, HM हिदायतुल्ला। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ये आपको बताना है। और 65 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, AN रे। एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?
यानी सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि कौन थी। तो 66 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये कई बार क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। 67 नंबर कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, ये आपको बताना है। और 67 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय। ये एमपीपीसीएस 94 एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिकता में आते हैं, ये आपको बताना है। 68 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है, मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं। आईएएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 69 नंबर कोड पे आधारित है, देख लेते हैं हम लोग। कह रहा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, ये आपको बताना है। तो 69 नंबर में देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ये गलत है। अगला कह रहा है कि परामर्शी अधिकारिकता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। दूसरा आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि परामर्शी अधिकारिकता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम जो है न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को उसके परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत है। तो इस हिसाब से ना दूसरा और तीसरा सही है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, सेकंड और थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, ये आपको बताना है। और 70 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ये विकल्प है, अनुच्छेद 123। 71 नंबर कह रहा है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो ये आपको बताना है। और 71 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बी विकल्प है, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। और 70 नंबर का सी विकल्प आपका होगा, अनुच्छेद 129। 70 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 70 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी है, अनुच्छेद 29। और 71 नंबर कह रहा है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72 नंबर कह रहा है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए, क्या भेजा जाए। 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, राष्ट्रपति द्वारा। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लिया गया तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, पी एन भगवती। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो पी एन भगवती थे। कि आईएएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो ये एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों 10 वर्ष का। राइट ऑप्शन 74 का बी विकल्प है, 10 वर्ष। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी हटाए जा सकते हैं किसके तहत। 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर केवल हटाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो ये होता है भारत के संसद के पास। राइट ऑप्शन 76 का ए विकल्प होगा। और 76 के बाद हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है।
यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। ये भी एसएससी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है, ये आपको बताना है। तो 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये डैश दिया हुआ है कि फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। तो कहाँ के फैसले आपको बताना है। 79 का राइट ऑप्शन ए है, भारत के उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। ये 17 क्वेश्चन पूछा गया है। 80 नंबर का है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, ये आपको बताना है। और 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। तो 80 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। और लास्ट क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं, ये आपको बताना है। कोर्ट के टाइप का प्रश्न है, कोर्ट दिया हुआ है और आपको सही कोर्ट चुनना है। तो 81 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों सी विकल्प है, यानी पहला आपका सही है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और एक चौथा सही है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। बाकी आपके दूसरा और तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से 81 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है, इसमें हमने 2 चैप्टर के एमसीक्यू कवर किए, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा संसदीय समिति। तो और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।